नमस्कार साथियों, शेखर चंद्र एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे साथियों का कमेंट और मैसेज आ रहे थे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर कुंजी मामले में जो वेबसाइट के जरिए फॉर्म भरना है उसको कैसे भरना है, उसमें क्या क्या डिटेल भरनी है और उसमें आगे क्या क्या कंडीशंस लागू हैं। और भी कई साथियों के मैसेज और कमेंट आए हैं जिसमें ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि बहुत सारे साथी ये कह रहे हैं कि हम रिव्यू पिटीशन डालने जा रहे हैं कि जो 25/7/2021 तक के याचियों को शामिल किया जा रहा है उसके बाद वाले लोगों को भी शामिल किया जाए। कुछ साथी ऐसा कह रहे हैं कि हमारी याचिका ऑलरेडी पहले से पड़ी हुई है। तो इन सब पे आज हम आपके सामने बात रखने जा रहे हैं कि आखिर फॉर्म को किस तरह से भरना है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि जो फॉर्म निकला हुआ है updled.gov.in पर वो कैसे भरना है और किन साथियों को भरना है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है 25/8/2021 से पहले या तक जिन लोगों ने अपनी याचिका फाइल कर रखी है उन लोगों को ही, तो दोनों ही याचिकाओं में, चाहे वो अभिषेक श्रीवास्तव वाली याचिका हो इलाहाबाद हाई कोर्ट की, चाहे वो ऋषभ मिश्रा वाली याचिका हो लखनऊ खंडपीठ की, दोनों में ही 25/8/2021 तक जो साथी याचिका फाइल कर चुके हैं और इन याचिकाओं के साथ टैग थी वही याची सिर्फ ये फॉर्म भर सकते हैं। आप भरने को भर दीजिए जो भी है, चाहे आपका केस नवंबर 2021 में, दिसंबर 2021 में, सितंबर 2021 में फाइल किया गया हो, वो सारी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने वाली है। मैं आपको बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। और उससे पहले जब हम अपना फॉर्म भरने वाली प्रक्रिया को शुरू करें, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि जो ये महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको देने जा रहा हूँ ये सभी साथियों तक पहुँच सके। ये जिसने भी अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले मैं शुरू करने जा रहा हूँ कि फॉर्म को हमें कैसे भरना है। तो आपको गूगल पे जाके www.updled.gov.in डाल के सर्च करना है। उस पर नीचे 69,000 शिक्षक भर्ती कोर्ट का लिंक आ रहा है, उस पर जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये आपको डिटेल देखने को मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पे लिख के आएगा सेलेक्ट कोर्स। तो कोर्स में सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है, कोर्ट रिट। आप इस पर आके क्लिक करेंगे। दूसरे नंबर पे रोल नंबर मांगा जा रहा है, जो 69,000 शिक्षक भर्ती 2019 का रोल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन नंबर का लिंक है, ये भी आपको 69,000 शिक्षक भर्ती 2019 के प्रवेश पत्र पर मिल जाएगा। तो रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर 69,000 शिक्षक भर्ती का ये आपको यहाँ फिल करना है। और उसके बाद कैप्चा जो नीचे दिया हुआ है उसको आपको फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने फिल कर रखा है और आपको शो करने के लिए मैंने ये हाइड कर दी हैं। सही है। इसके बाद जब हम नीचे कैप्चर डालने के बाद गेट रिजल्ट पे जाएंगे तो उसके बाद एक नया पेज खुलेगा और ये पेज ये आपके सामने यहाँ दिख रहा है। इसमें रजिस्ट्रेशन डिटेल है, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली भर के आ जाएंगी। कैंडिडेट नेम, जो आपने रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर भरा था उसके बिहाफ पे ही यहाँ पे डिटेलें आएंगी। तो सबसे पहले कैंडिडेट नेम आ जाएगा, जो आपका नाम है, फादर नेम आएगा, मदर्स नेम आएगा, डेट ऑफ बर्थ भी आ जाएगी, जेंडर आ रहा है, कैटेगरी मतलब किस कैटेगरी से आपने फॉर्म भरा था, बुकलेट सीरीज क्या थी आपकी, और टोटल मार्क्स कितने ऑब्टेन्ड थे और रिजल्ट का स्टेटस क्या था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली भर के फिल होकर आ जाएंगी। यहाँ पे भी फिल होकर आई थी, मैंने बहुत सारी चीज़ें नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और टोटल मार्क्स जो हैं हाइड कर दिए हैं। लेकिन जो रिजल्ट स्टेटस दिखा रहा है वो नॉट क्वालिफाइड है। दैट मीन्स उनके 96 नंबर नहीं थे, ओबीसी कैटेगरी में है। नॉट क्वालिफाइड इसका मतलब उनके नंबर 89 थे। ठीक है, जिस भी कैंडिडेट का मैं यहाँ डाटा ले रहा हूँ उनका जो रिजल्ट था 89 नंबर थे, ओबीसी में बुकलेट सीरीज थी डी। तो ये डिटेल आपको ऑटोमेटिकली भर के आ जाएगी। इसके बाद ये सारी चीज़ चेक करने के बाद इसमें आप कोई भी चीज़ अपडेट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये सारी चीज़ें आप मोबाइल के थ्रू भी भर सकते हैं या फिर लैपटॉप कंप्यूटर के माध्यम से भी भर सकते हैं। तो जहाँ पे पर्सनल डिटेल आ जाएगी लॉगिन करने के बाद, इसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जब नेक्स्ट पे आएंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 2 खुल के आएगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेज है, इसमें आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक चीज़ें भरनी है। ठीक है, जिन भी साथियों ने अभी तक इस वीडियो को किसी भी ग्रुप में शेयर नहीं किया है वो साथी अपने विभिन्न ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि फॉर्म भरने से संबंधित जिसकी भी साथी को समस्या आ रही है या जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है उस तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच जाएगी। ठीक है, तो पार्ट 2 जब खुल के आएगा इसमें आपको डिटेल भरनी है। तो मैंने यहाँ पे अपनी डिटेल भर रखी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है केस या रिट अपील नंबर, कि आपका नाम जिस भी याचिका में शामिल था, ठीक है, उसका नंबर। तो मैंने यहाँ पे 343D/2021
ये अभिषेक श्रीवास्तव की इलाहाबाद बेंच की याचिका है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल और देना चाहता हूँ कि मान लेते हैं कि अभिषेक श्रीवास्तव वाली जो याचिका थी, इसके साथ और भी कई सारी याचिकाएँ टैग्ड हैं। ठीक है, तो आप उस याचिका का नंबर यहाँ पे डालेंगे जिस याचिका में आपका नाम ऐड है, और वो याचिका अभिषेक श्रीवास्तव वाली याचिका या फिर ऋषभ मिश्रा वाली याचिका में टैग्ड होनी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि इन याचिका ऋषभ मिश्रा वाली या फिर अभिषेक श्रीवास्तव वाली याचिका में टैग ना हो और किसी जनरल या ओपन कैटेगरी में हो और वो डिस्पोज ऑफ या फिर डिसमिस हो चुकी हो। ठीक है, तो उन अभ्यर्थियों से मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, सबसे पहले आप ये इंश्योर हो जाएं कि आपका नाम जिस याचिका में है उस याचिका का नंबर है आपके पास। दूसरी चीज़, क्या वो याचिका ऋषभ मिश्रा या अभिषेक श्रीवास्तव वाली याचिका के साथ टैग्ड है। इसके संबंधित जो भी जानकारी है मेरे पास है, बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी है कि ऋषभ मिश्रा जो 343D वाली याचिका जो इलाहाबाद बेंच की है उसमें कौन कौन सी याचिकाएँ टैग्ड हैं, और ऋषभ मिश्रा वाली जो लखनऊ खंडपीठ की याचिका है उसमें कौन कौन सी याचिका टैग्ड हैं। वो सारी याचिकाओं के नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में दिए हुए हैं। आप वहाँ से जाके उन याचिकाओं के नंबर के साथ आप खोल के ये देख सकते हैं कि ये याचिका मेरी है। आपको उस याचिका का नंबर और उस याचिका के नंबर के साथ आप जो है वेबसाइट से जाकर किसके नाम से पड़ी थी वो भी आप निकाल सकते हैं। मैंने सिर्फ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जानकारी दे रखी है कि अभिषेक श्रीवास्तव वाली जो याचिका थी उसमें कौन कौन सी याचिकाएँ टैग्ड हैं, उन याचिकाओं का नंबर। दूसरी चीज़, ऋषभ मिश्रा वाली याचिका लखनऊ बेंच की थी, उसमें कौन कौन सी याचिकाएँ टैग्ड हैं, वो नंबर सिर्फ मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। इस जानकारी को कलेक्ट करने के लिए भी मुझे बहुत सारा समय लग गया, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो आपके साथ पहले ही शेयर करने वाला था, लेकिन उन याचिकाओं के नंबर को लेने में बहुत सारा समय व्यर्थ हो गया। चलिए कोई नहीं, फिलहाल जब फॉर्म पार्ट 2 आएगा तो यहाँ पे आपको केस नंबर डालना है, वह केस नंबर जिस याचिका में आप शामिल हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने 343/D 2021 डाल दिया, मैं कहूँ या जो अभ्यर्थी कैंडिडेट है वो 343D 2021 में शामिल था। फिर पूछ रहा है सेकंड कॉलम में मेन सीट या बेंच, यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, इलाहाबाद बेंच और लखनऊ बेंच। तो आपको ये इंश्योर होना जरूरी है कि आपकी जो याचिका थी वो इलाहाबाद बेंच में थी या फिर लखनऊ बेंच में डाली गई थी। यहाँ पे जो भी जानकारी पार्ट 2 में भरेंगे आप, वो बहुत ही सावधानीपूर्वक भरिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक भी डिटेल आपकी मिसमैच हुई तो PNP इलाहाबाद जो है आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी जानकारी दी थी कि जिसने भी मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो वहाँ से जाकर देख सकता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट थी। अन्यथा आप इस वीडियो के माध्यम से भी आप ऑब्टेन कर सकते हैं कि मुझे किस किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो जिसने भी फॉर्म नहीं भरा है वो इस वीडियो के माध्यम से देखकर अपना फॉर्म को भर सकता है। तो सबसे पहले केस नंबर, उसके बाद कहाँ याचिका थी आपकी, इलाहाबाद बेंच में या लखनऊ बेंच में, उसके बाद याचिका किसके नाम से थी वो लिखना है। ठीक है, तो जैसे बहुत सारी याचिकाएँ मान लेते हैं मनोरमा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, कलावती वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, कहने का मतलब उस याचिका का नाम आपको लिखना है जिस याचिका में आप शामिल थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैंडिडेट है वो अभिषेक श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, पूरा नाम लिखना है आपको, ये नहीं खाली अभिषेक श्रीवास्तव लिख दिया। अभिषेक श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ऋषभ मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, याचिका नंबर आपको 541/2021, ये कोई याचिका है, मैंने अपने आप ले ली। 5221/2021 लखनऊ खंडपीठ की याचिका है, मनोरमा वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस तरह से आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद पिटिशनर का नेम, आपको अपना नेम डालना है जो आपने पिटीशन के समय अपने लीडर को दिया था या फिर जो आपने फॉर्म में डाल रखा है, दोनों सेम होने चाहिए। जरा सा भी स्पेलिंग में मिसमैच हुआ फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके आगे चलते हैं। पिटिशनर का नेम हो चुका है, पिटिशनर एप्लीकेंट सीरियल नंबर इन रिट, जिस याचिका में आप जुड़े थे उस याचिका में आपका किस सीरियल नंबर पे नाम है वो सीरियल नंबर चाहिए होगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं जजमेंट या कोर्ट ऑर्डर डेट। तो यहाँ पे दो ऑर्डर हैं, एक है ऋषभ श्रीवास्तव वाली याचिका का जो 25/8/2021 को आया था। दूसरी जो याचिका का ऑर्डर आया है ऋषभ मिश्रा वाली याचिका का, वो आई थिंक दिसंबर 2021 में। तो जो दोनों ही याचिकाओं की डेट जो है मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। यहाँ पे अभिषेक मिश्रा वाली याचिका थी, अभिषेक श्रीवास्तव वाली 25/8/2021 उसकी ऑर्डर डेट थी। तो यही सुप्रीम कोर्ट में रखी हुई थी डेडलाइन कि 25/8/2021 तक जो भी याचिकाएँ फाइल हो चुकी हैं, चाहे वो इलाहाबाद बेंच में हो चाहे वो लखनऊ बेंच में हो, उन सभी के लिए एक नंबर बढ़ाने का आदेश दिया था। उसके बाद कैंडिडेट का मोबाइल नंबर डालना है। जहाँ तक कोशिश करें आप जो आपने 69 शिक्षक भर्ती में मोबाइल नंबर डाला था वही मोबाइल नंबर डालिए, अन्यथा की स्थिति में हो सकता है कि मोबाइल नंबर पे कोई आपका
SMS या जिसके थ्रू जानकारी दी जाए वो यहाँ पे हो। उसके बाद कैप्चर कोड डालेंगे। कैप्चर कोड डालने के बाद यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो ये जो जानकारी है ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगर आपने यहाँ पे कहीं मिस्टेक कर दी, चाहे वो सीरियल नंबर में मिस्टेक कर दी हो, चाहे वो रिट पिटीशन नंबर में, चाहे वो रिट पिटीशन का नेम में गलती कर दी हो, क्योंकि जो भी PNP के पास ऑर्डर हैं और जो आपने डिटेल भरी है उन्हीं डिटेल से PNP उसी ऑर्डर में आपका सीरियल नंबर को चेक करेगी। अगर आप उस सीरियल नंबर में उस पिटीशन में पाए जाते हैं तो ही आपको एक नंबर मिलेगा, अन्यथा की स्थिति में आपको एक नंबर नहीं मिलेगा। ये आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लीजिएगा। इसके बाद जब हम सबमिट कर देंगे उसके बाद एक कन्फर्मेशन पेज आएगा जिसमें आपको एक तरह से समरी दिखाई देगी कि ये समरी है। ठीक है, तो समरी में आपको कैंडिडेट नेम, पर्सनल डिटेल आएगा। सबसे पहले कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर्स नेम। अभी तक फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है, ये बिल्कुल आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, अभी तक फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है। अगर आपको कहीं भी चेंज करना है तो इसके बाद सबमिट का एक ऑप्शन आएगा, उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे। पहले आप इस समरी को चेक कर लीजिए। अगर कहीं से आपको दिक्कत लग रही है, लिंक को बंद करिए, लिंक को दोबारा खोलिए, फिर से भर लीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे कैंडिडेट नेम चेक कर सकते हैं, फादर नेम चेक कर लीजिए, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, बुकलेट सीरीज़ क्या थी, मार्क्स ऑब्टेंड, रियल स्टेटस पास या अनपास जो भी है, नॉट क्वालिफाई। उसके बाद एप्लीकेशन डिटेल जो आपने अभी पार्ट 2 में भरी थी वो भी शो करेगा यहाँ पे। केस स्टेटस नंबर, सीट नंबर, केस नेम किसके नाम से था, पिटिशनर नेम, पिटिशनर सीरियल नंबर, जजमेंट डेट, कैंडिडेट मोबाइल नंबर। उसके बाद ये डिक्लेरेशन है। अब बहुत ही स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ मैं आपको, जिसने भी ये डिक्लेरेशन बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ लिया वो खुद समझ जाएगा कि मैं एप्लीकेबल हूँ एक नंबर के लिए या नहीं हूँ। ठीक है, तो इस डिक्लेरेशन के बाद देखिए यहाँ पे आई एग्री एंड फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपने यहाँ पे एग्री करके फाइनल सबमिट कर दिया और कोई डेटा आपने ऊपर गलत भर दिया तो आपका चेंज नहीं होगा। इसलिए इस डिक्लेरेशन से पहले आप अपनी सारी चीज़ें जो हैं इस फॉर्म में आप चेक कर सकते हैं, जो समरी फॉर्म आएगा। ठीक है, अगर कहीं भी मिसमैच है तो आप बैक जाके या लिंक को बंद करके पुनः इस डिटेल को भर दीजिए। अब मैं आपको डिक्लेरेशन पढ़ के सुनाता हूँ कि डिक्लेरेशन में क्या चीज़ कह रहा है। सारी चीज़ें नहीं सुनाऊंगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं। जो मैंने एक रेड कलर से बॉक्स बनाया है उसमें आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, वो बहुत खास चीज़ है। तो उसमें ये लिखा हुआ है, सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए चाहे। मैं प्रमाणित करता हूँ सो एंड सो कि मैं इसमें शामिल हूँ जो भी। फिर जो रेड कलर के बॉक्स में जो मैंने लिखा हुआ उसको आप बहुत ही स्पष्ट रूप से ध्यानपूर्वक सुनिएगा, और जिसने भी वीडियो को शेयर नहीं किया वो शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि जानकारी अधिक से अधिक साथियों तक पहुंच सके। बहुत साथियों में भ्रम है, बहुत साथी गलत डिटेल भर चुके होंगे, शायद हो सकता है कि नहीं भरा हो। सही है, तो इस वीडियो के माध्यम से देख के भर सकते हैं, जिससे कि उनको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो या किसी भी इस प्रकार की त्रुटि के लिए PNP इलाहाबाद में संपर्क ना करना पड़े। ठीक है, तो डिक्लेरेशन में जो रेड कलर का बॉक्स है उसमें आप ध्यानपूर्वक पढ़ें क्या लिखा हुआ है। मेरे द्वारा प्रश्न उत्तर कुंजी के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ में योजित याचिका दिनांक 25/8/2021 के पूर्व योजित की गई है। यहाँ पे आप ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि मेरी जो याचिका है उच्च न्यायालय इलाहाबाद या खंडपीठ लखनऊ में 25/8/2021 से पूर्व दाखिल की जा चुकी है। फिर से मैं आप लोग को स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, ऑर्डर अभिषेक मिश्रा का 25/8/2021 को आया था। ऋषभ मिश्रा का ऑर्डर दिसंबर 2021 में आया था, वो मैं अभी आपको यहाँ पे देख लेते हैं। ऋषभ मिश्रा का ऑर्डर जो है 20 दिसंबर 2021 को आया था। ठीक है, अब जो याचिका अभिषेक श्रीवास्तव वाली इलाहाबाद खंडपीठ में पड़ी थी उसमें जितनी भी याचिकाएं हैं टैग, उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो सारे ही एप्लीकेंट एप्लीकेबल हैं। लेकिन ऋषभ मिश्रा वाली जो याचिका है उसका ऑर्डर 20 दिसंबर 2021 को आया था। उसमें मैंने, या मैं कहूँ उसमें जो भी याचिकाएं टैग्ड हैं उसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिख दिया है। ठीक है, ऋषभ मिश्रा वाली याचिका में सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी हैं, वहाँ पे 2 केस बन रहे हैं। एक वो जिनकी याचिका 25/8/2021 के बाद आई है, जब बाद दाखिल की गई है, वो लोग एप्लीकेबल नहीं हैं। मैं उन साथियों से कहना चाहता हूँ जिनकी याचिका 25/8/2021 के बाद डाली गई है, आप लोग फॉर्म भर जरूर दीजिए, लेकिन आप उम्मीद मत रखिएगा कि आपको PNP आपको एक नंबर देगी, क्योंकि यहाँ डिक्लेरेशन में साफ साफ कह रहा है कि मेरे द्वारा उत्तर कुंजी के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका दिनांक 25/8/2021 के पूर्व योजित की गई है। आप खुद डिक्लेयर कर रहे हैं कि मेरी याचिका 25/8/2021 से पूर्व पड़ी थी
और सिर्फ उन्हीं लोगों को लाभ मिलेगा जिनकी याचिका 25/8/2021 से पहले की पड़ी हुई है। बहुत सारे साथी की याचिका, जब मैंने ऋषभ मिश्रा वाली याचिका खोली थी, उसमें जितने भी टैग्ड मैटर हैं उसमें बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनकी याचिका 1 अक्टूबर 2021 को फाइल करी गई थी। मैं उन साथियों के लिए बता दूं कि वो लोग शायद एप्लीकेबल नहीं हैं, और जहाँ तक मेरा मानना है कि वो नहीं है। आप लोग फॉर्म ज़रूर भर दीजिएगा, लेकिन आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिक्लेरेशन आप खुद कर रहे हैं कि मेरी याचिका 25/8/2021 से पहले पड़ी हुई है। लेकिन उनकी याचिका कब फाइल हुई है? 1 अक्टूबर 2021, 29 सितंबर 2021, तो वो आप खुद ही समझ रहे हो, उनकी याचिका ही जब बाद में फाइल हुई है तो वो कंसीडर नहीं हो पाएंगे। आप लोग भर दीजिएगा, लेकिन उम्मीद ना के बराबर है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। इसके आगे कहता है, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित अपील 343D 2021 अभिषेक श्रीवास्तव बनाम राज्य व अन्य, तो और एवं खंडपीठ लखनऊ में 8056 2020 ऋषभ मिश्रा बनाम अन्य में पारित आदेश। सही है, ये लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे भी लिखा हुआ है, जांच उपरांत मेरा प्रत्यावेदन विशेष अपील 343D 2021 में पारित आदेश 25/8/2021 से अच्छादित नहीं पाए जाने पर संबंधित अधिकारी को मेरे द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत प्रत्यावेदन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है। अगर आपने कहीं भी ऊपर नीचे कर दिया इसमें, या जो पीएनपी के पास रिकॉर्ड है जो कोर्ट से मिला है कि इन याचिकाओं को शामिल किया जाना है, और इन याचिकाओं में ये याचिका नंबर है, इस नाम से फाइल करी गई थी और इस सीरियल नंबर पर इसका नाम है, अगर ये मिसमैच हुआ, जरा सा भी मान लीजिए आपका सीरियल नंबर 25 है उसमें और आपने 24 कर दिया, या आपने 25 भर दिया, हो सकता है याचिका में आपका नंबर 20 नंबर पे हो, तो वो उस याचिका में सीरियल नंबर मिलाएंगे। अगर आपका नाम नहीं पाया गया तो वो एप्लीकेशन रिजेक्ट है। आप यहाँ को डिक्लेयर करना है, आप उस पर कोई भी चीज़ क्लेम नहीं कर पाएंगे। इसके बाद जब आप फाइनल सबमिट कर देंगे तो ही आपका पास इसका प्रिंट जनरेट होकर आएगा और उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। दूसरी चीज़ मैं बता दूं, डबल एप्लीकेशन अगर किसी ने भर दी वो रिजेक्ट हो जाएगी, इसलिए एक ही बार भरें, बिल्कुल स्पष्ट रूप से सारी जानकारियां लेके भरें। मैंने जब ये फॉर्म भरने वाला था 10 जनवरी 2023 से, उससे पहले ही मैंने अपने वीडियो के माध्यम से जितने भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड थे अपने बता दिए थे। जिन साथियों ने वो वीडियो ना देखकर अपना फॉर्म भर दिया है, या कुछ साथी ऐसे भी हैं जिनने जो है 2022 वाली याचिकाएँ जो पड़ी थी, जो सुप्रीम कोर्ट में पड़ी थी उस समय, वो भी भर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है तो उसके बाद से लागू किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने और अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से स्पष्ट रूप से बता दिया था कि जो याचिका है वो 25/8/2021 से पहले की पड़ी होनी चाहिए, अन्यथा की स्थिति में। और दूसरी चीज़, 25/8/2021 से पहले याचिका पड़ी हो और ऋषभ मिश्रा और अभिषेक श्रीवास्तव वाली याचिका के साथ टैग्ड होनी भी जरूरी है। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं कौन कौन सी याचिका हैं, कौन कौन से ऑर्डर कब पास हुए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की याचिका, बहुत ही प्रमुख याचिका 343D 2021 अभिषेक श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य। ठीक है, इसमें पारित आदेश 25/8/2021 तक। इसके साथ जो भी याचिका टैग हैं, फिर से मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि जिन साथियों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया, अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर कर दीजिए उसे, जिससे कि जानकारी सभी साथियों तक पहुँच सके। उसके बाद लखनऊ खंडपीठ की याचिका 8056 SS 2020 ऋषभ मिश्रा की व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, इसमें जो आदेश पारित हुआ था 20 दिसंबर 2021। यहाँ पे बहुत सारे साथियों को कन्फ्यूजन है, लेकिन यहाँ पे भी मेंशन है दिनांक 25/8/2021 तक माननीय उच्च न्यायालय में योजित सम विषयक याचिकाओं विशेष अपील के अभ्यर्थी। तो ऋषभ मिश्रा वाली याचिका में जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग्ड याचिकाएँ लिखी जो है मैंने, फिर से एक बार स्पष्ट रूप से बता देता हूँ। ऋषभ मिश्रा वाले केस में ही 2 केस बन रहे हैं। एक केस वो हैं जो 25/8/2021 से पहले याचिका फाइल हो चुकी है, और दूसरा केस है कि 25/8/2021 के बाद याचिका फाइल हो चुकी है। जो ऋषभ मिश्रा वाली याचिका में जितनी भी याचिकाएं टैग्ड थी वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई हैं। ठीक है, उनके नंबर लिखे हुए हैं, और उन नंबरों के आगे मैंने कुछ के आगे, जहाँ तक मैं देख पाया हूँ, जहाँ तक मैं चेक कर पाया हूँ, उन नंबरों के आगे मैंने लिख दिया है कि फाइल डेट 1/10/2021। इसका मीन्स वो जो फाइल करी गई याचिका 1/10/2021 को हुई है। कुछ की याचिका 27/9/2021 को है, वो भी एप्लीकेबल नहीं है। जिसने फॉर्म भर दिया अच्छी बात है, लेकिन वो अपनी उम्मीद ना के बराबर है कि उनके नंबर बढ़े। फिर जिन जिन याचिकाओं के आगे मैंने फाइल के आगे डेट लिख रखी है, उसका मतलब है कि वो याचिकाएं उस तारीख को फाइल करी गई। और यहाँ पे डिक्लेरेशन साफ साफ कह रहा है कि मैं आपको डिक्लेरेशन फिर से पढ़ के सुना देता हूँ। मेरे द्वारा उत्तर कुंजी के संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ खंडपीठ में योजित याचिका 25/8/2021 के पूर्व योजित की गई है। तो जब आपकी याचिका ही 25/8/2021 के बाद पड़ी है तो वो कैसे कंसीडर हो सकती है? बहुत सारे साथी आपको यहाँ कंफ्यूज कर रहे हैं कि ऐसा भर दो वैसा भर दो, लेकिन मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ बता रहा हूँ, इसमें कहीं भी प्लस माइनस नहीं है। जिनकी याचिकाएं 25/8/2021 के बाद फाइल हुई हैं
भले ही वो उनका ऑर्डर आ चुका है लेकिन वो कंसीडर नहीं की जाएंगी। लेकिन मान लीजिए मैं ही हूँ और मेरी कोई याचिका पड़ी हुई थी और मैं उसमें 1 नंबर ले रहा हूँ। लेने के बाद मैंने फॉर्म भी भर दिया, मुझे 1 नंबर मिलेगा भी, मैं पास भी हूँ, मेरी मेरिट भी हाई है और मैं ही आपसे कह रहा हूँ कि मैं आपको अपनी एक दूसरी रिव्यू पिटीशन या दूसरी याचिका या दूसरे कंटेम्प्ट में आपको जोड़ दूंगा। उस कंटेम्प्ट की तारीख 30 जनवरी 2023 लगी हुई है। ठीक है, तो आप खुद सोचिएगा अगर उससे पहले कोई भी प्रकरण होता है, ठीक है, तो मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा, मैं सिलेक्शन लेके काउंसलिंग करा के और जो है मैं नौकरी करूँगा। अब जो याचिका या पड़ी है या जो याचिका डालेगा उसमें अपना एफिडेविट देके कि मेरा डिक्लेरेशन है कि मैं इसमें नहीं शामिल होता हूँ, दूसरे किसी को पार्टी बनाया जाएगा, दूसरी पार्टी बनते ही वो केस ऐसे ही पेंडिंग पड़ा रहेगा। पड़ेगा नहीं पड़ेगा मैं इसमें स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग खुद अपना विवेक लगाइए। जो भी ये साथी कह रहा है कि मेरे साथ जुड़ जाइए, मेरे कंटेम्प्ट फाइल किया है उसकी तारीख 30 जनवरी है, उसमें जुड़ जाइए। मेरा केस ऑलरेडी फाइल है जिसकी डेट लगने वाली है, उसमें जुड़ जाइए। आप खुद सोचिएगा वो सारे साथी 1 नंबर लेके मेरिट लिस्ट में आ रहे होंगे और काउंसलिंग करा के नौकरी करेंगे। ठीक है, और जो साथी ऐसा कह रहे हैं कि मैं अभी भी उत्तीर्ण नहीं हुआ हूँ, मेरा 1 नंबर कम है, तो मैं आप लोगों से बिल्कुल विशेष अपील करना चाहता हूँ। खुद सोचिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 1 नंबर बढ़ाने को लिए कहा गया है तो एक ही नंबर तो बढ़ेगा। मान लेते हैं किसी के 88 नंबर हैं ओबीसी एससी कैटेगरी में, उसको 1 नंबर बढ़ के कितना हो गया 89, वो अभी भी फेल है। तो वो कह रहा है कि मैं अपनी एक और याचिका डालूंगा, रिव्यू पिटीशन डालूंगा और या फिर मेरा कंटेम्प्ट है उसमें मैं आपको शामिल कर लूँगा। तो आप खुद सोचिए उससे उसको क्या फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि वो 88 से ऑलरेडी 89 पे आ चुका है और वो 89 आने के बाद अब 90 तो होंगे नहीं उसके, क्योंकि एक ही नंबर बढ़ना है, 1 नंबर उसका ऑलरेडी बढ़ चुका है अब। तो उस याचिका में वो क्या करना चाह रहा है, क्यों जोड़ना चाह रहा है, खुद ही अपने विवेक से सोचिएगा। और जो भी साथी याची बन रहे हैं आप अपना विवेक लगाएं और खुद सोचिए कि क्या करना है। जो भी साथी बना रहा है याची वो ऑलरेडी सेलेक्टेड हो जाएगा 1 नंबर लेके, और सेलेक्टेड होके वो काउंसलिंग करा के निकल जाएगा और जो साथी याचिका में जुड़े रहेंगे वो याचिका ऐसी चलती रहेगी। बाद में आप लिख लीजिए 200% सारी याचिकाएं डिसमिस हो जाएंगी। ठीक है, चाहे वो कंटेम्प्ट वाली याचिका हो, चाहे वो रिव्यू पिटीशन की याचिका हो, चाहे वो कैसी भी याचिका हो, सब डिसमिस होने वाली हैं। क्योंकि जिन साथियों का नंबर पढ़ के मेरिट में आके सिलेक्शन होगा वो अपनी नौकरी करेगा और किसी थर्ड पार्टी को उसमें एफिडेविट लगा के उसके नाम से फाइल किया जाएगा, वो केस ऐसे ही चलता रहेगा सालों साल। तो आप लोग खुद समझदार हैं, क्या करेंगे आप 3000। तो इस महत्वपूर्ण जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि जो भी उत्तर कुंजी मामले में और याचिका पढ़ के पैसे की बर्बादी होने वाली है या किसी की मानसिक स्थिति के साथ खेलना, ये एक बहुत बड़ा दोष है। ये आप लोग समझ नहीं रहे हैं कि जो भी याची बना रहे हैं वो खेल खेल रहे हैं आपकी मानसिकता के साथ। ठीक है, आप लोग बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ जाइए। इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर कर दीजिए जिससे कि जानकारी जो है सभी साथियों तक पहुंच सके। जो साथी फॉर्म नहीं भरे हैं वो इस वीडियो के माध्यम से देख के फॉर्म भर सकते हैं और जो साथी याची बनने की सोच रहे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से उनको समझ में आ जाए कि उनको क्या करना है। ऋषभ मिश्रा की याचिका के साथ जितने भी मैटर टैग हैं वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े हुए हैं। दूसरा, अभिषेक श्रीवास्तव वाली याचिका के साथ जितने भी मैटर टैग हैं वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े हुए हैं। आप वहाँ से आके उन याचियों की संख्या मतलब याचिका संख्या ले सकते हैं और वेबसाइट से आके उसका याचिका नाम भी ले सकते हैं, उसकी डिटेल भी मिल जाएगी आपको, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है।